Hi everyone, this is Vidisha and welcome back to my channel. So in this video we are going to start with chapter number 5 of class 12th political science, that is challenges to and restoration of the Congress system. तो जो इस बुक का हमारा चैप्टर नंबर 2 है दैट इज एरा ऑफ वन पार्टी डोमिनेंस, उसमें हमने कांग्रेस सिस्टम के बारे में पढ़ा था कि किस तरह से कंटिन्यूसली कांग्रेस पावर में आ रही थी, है ना, वो भी काफ़ी अच्छी मेजॉरिटी से, राइट। तो इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं, किस तरह से इस कांग्रेस सिस्टम को चैलेंज करा गया। पहली बात क्या है, यहाँ पे आता है एंड ऑफ कांग्रेस सिस्टम, कि भाई अब कांग्रेस का जो वो मेजॉरिटी वाला, वो जो डोमिनेंस वाला एरा चल रहा था ना, इट एक्चुअली फेस्ड वेरियस चैलेंजेस, और उसके बाद किस तरह से इस कांग्रेस सिस्टम को रीस्टोर करा गया, ठीक है। और यहाँ पे इंदिरा गांधी का बहुत बड़ा रोल आता है इस कांग्रेस सिस्टम को रीस्टोर करने में, ठीक है। और फिर हम एंड में इस चैप्टर के ये एग्जैक्टली देखेंगे कि क्या जो पुरानी कांग्रेस थी वो रीस्टोर हो गई है या नहीं, ठीक है। तो ये पूरा चैप्टर इसी चीज़ के बारे में है, काफ़ी इंटरेस्टिंग है। सो लेट्स स्टार्ट विद द चैप्टर नाउ। तो हमारा सबसे पहला टॉपिक आता है चैलेंज ऑफ पॉलिटिकल सक्सेशन। अब प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू पास्ड अवे इन मई 1964। मई 1964 में प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू की डेथ हो जाती है, ठीक है। अब जब इनकी डेथ हो गई, अब यहाँ पे दो क्वेश्चन आते हैं, आफ्टर नेहरू हु एंड आफ्टर नेहरू व्हाट, बिकॉज ही वॉज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्सन हमारी कंट्री की डेमोक्रेसी मेंटेन करने में। इससे पहले वाले चैप्टर में हमने इंटरनेशनल रिलेशंस के बारे में भी देखा था, वहाँ भी इनका काफ़ी अच्छा रोल था, है ना। तो वही यहाँ पे दो क्वेश्चंस आते हैं कि भाई नेहरू के बाद अब कौन ये पूरा सिस्टम संभालेगा, और आफ्टर नेहरू व्हाट, बिकॉज हमारी कंट्री की जो सिचुएशन थी वो काफ़ी ज़्यादा फ्रेजाइल थी। डेमोक्रेसी ये एक काफ़ी बड़ा एक्सपेरिमेंट था, एक इतनी बड़ी पॉपुलेशन है हमारी कंट्री की, है ना, पावर्टी इतनी ज़्यादा थी, इलिटरेसी काफ़ी ज़्यादा हाई थी। सो ऐसी कंडीशन में डेमोक्रेसी लाना ये बहुत बड़ा एक्सपेरिमेंट था। मोरओवर 1960s में काफ़ी सारे क्राइसिस चल रहे थे, और इसी वजह से जो 1960s का डेकेड था ना, इसे बोला गया दैट दिस इज़ अ डेंजरस डेकेड, बिकॉज इस डेकेड में इंडिया में पॉवर्टी बहुत ज़्यादा थी, इनइक्वालिटी बहुत ज़्यादा थी, देयर कम्युनलिज्म एंड रीजनल डिविजन्स, ठीक है। सो हिंदू मुस्लिम यहाँ पे भी रायट्स हो रहे थे, कम्युनलिज्म था, रीजनल डिविजन्स थे, समझ में आ रहा है। एंड अगर इन क्राइसिस को यहाँ पे मेंटेन नहीं करा गया, देन ये डेफिनेटली इसका रिजल्ट क्या हो सकता था, फेलियर ऑफ आर डेमोक्रेटिक प्रोजेक्ट एंड डिस इंटीग्रेशन ऑफ द कंट्री, बिकॉज काफ़ी सारी जो स्टेट्स रही हैं इंडिया की, हमने चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग जो हमारा पहला चैप्टर है उसमें देखा कि किस तरह से इन स्टेट्स को इंटीग्रेट करा गया था आफ्टर इंडिपेंडेंस, है ना। तो वही यहाँ पे कंट्री का डिसइंटीग्रेशन भी हो सकता था, और डेमोक्रेसी एक बोल सकते हैं काफ़ी ज़्यादा फेल्ड अटेम्प्ट की तरह यहाँ पे हो सकती थी हमारा ये जो डेमोक्रेटिक प्रोजेक्ट था, ठीक है। सो इसीलिए इस डेकेड को क्या बोला गया, डेंजरस डेकेड। बट अब वापस से उस क्वेश्चन पे आते हैं कि भाई नेहरू के बाद अब कौन प्राइम मिनिस्टर बना। सो फाइनली क्या होता है, जवाहरलाल नेहरू की डेथ होती है, उसके बाद के कामराज, ही वॉज द प्रेजिडेंट ऑफ द कांग्रेस पार्टी। तो इन्होंने जो पार्टी के लीडर्स थे और जो कांग्रेस मेंबर्स थे ना, पार्लियामेंट में एमपीज थे, उनको कंसल्ट करा, ठीक है, के कामराज ने पार्टी लीडर्स को और एमपीज को कंसल्ट करा, और उसके बाद कंसल्ट करने के बाद एक कंसेंसस के साथ लाल बहादुर शास्त्री को प्राइम मिनिस्टर बना दिया गया, ठीक है। सो there was a consensus in favor of Lal Bahadur Shastri, and he was unanimously chosen as the leader of the Congress Parliamentary Party and thus became the country's next prime minister, right। एंड लाल बहादुर शास्त्री एक काफ़ी नॉन कॉन्ट्रोवर्शियल लीडर थे, ही वॉज फ्रॉम उत्तर प्रदेश, ये उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते थे, और काफ़ी सालों तक इन्होंने नेहरू की कैबिनेट में एज अ मिनिस्टर काम किया है। एंड ही वॉज नोन फॉर हिज सिंप्लिसिटी एंड कमिटमेंट टू प्रिंसिपल्स, ठीक है, ही वॉज वेरी कमिटेड टू हिज प्रिंसिपल्स। तो एक बार हुआ क्या था कि इन्होंने ना ये रेलवे मिनिस्टर थे, एंड उस पोस्ट पे से
रिज़ाइन कर दिया था बिकॉज ही एक्सेप्टेड कि भाई एक मेजर रेलवे एक्सीडेंट हुआ, ठीक है, जब ये रेलवे मिनिस्टर थे, और इस पोजीशन पे से इन्होंने रिज़ाइन कर दिया ये समझ के, अपनी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्सेप्ट करके कि ये जो एक्सीडेंट हुआ है ये मेरी वजह से हुआ है, एंड दैट्स वाई इन्होंने उस पोजीशन से रिज़ाइन भी कर दिया। तो इसीलिए यहाँ बोला गया है दैट ही वॉज नोन फॉर हिज सिंप्लिसिटी एंड कमिटमेंट टू प्रिंसिपल्स। बट इनका जो ये पीरियड था, ठीक है, जिस पीरियड में ये प्राइम मिनिस्टर रहे थे वो काफ़ी शॉर्ट था। ये 1964 टू 1966 तक ही प्राइम मिनिस्टर रह पाए, बिकॉज 1966 में क्या हुआ था, 10 मई 1966 में बेसिकली ताशकेंत अग्रीमेंट साइन हुई थी इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। हमें पता है कि भाई इंडिया पाकिस्तान के बीच में वॉर चल रहा था, है ना। उसी वॉर को ख़त्म करने के लिए अयूब खान जो कि पाकिस्तान के प्रेसिडेंट थे और लाल बहादुर शास्त्री इंडिया के प्राइम मिनिस्टर के बीच में ताशकेंत अग्रीमेंट साइन की गई थी। ये जो ताशकेंत है बेसिकली ये अब उज़्बेकिस्तान में है, ठीक है। इट इज़ करंटली द कैपिटल ऑफ उज़्बेकिस्तान, और उस टाइम पे ये USSR का पार्ट हुआ करता था। और इसी अग्रीमेंट के दौरान लाल बहादुर शास्त्री की डेथ हो जाती है। तो मतलब ये 1964 टू 1966 तक ही प्राइम मिनिस्टर रह पाए। और ये जो इनका टाइम पीरियड था इसमें इंडिया ने काफ़ी सारे क्राइसिस भी फेस करे। फर्स्ट ऑफ ऑल चाइना के साथ वॉर हुआ जिसकी वजह से इकोनॉमी बहुत ज़्यादा डाउन जा रही थी, बिकॉज हमारे जो मेजर रिसोर्सेज थे वो हमें आर्मी पर खर्च करने पड़ रहे थे। देयर वर फील्ड मॉनसून्स, ड्रॉट्स, एंड अल्टीमेटली क्या हुआ भाई, फूड क्राइसिस। तो यहाँ दो मेजर चैलेंजेस क्या रहे हैं, एक तो वॉर, ठीक है, और दूसरा फूड क्राइसिस, है ना। और इसी वजह से फिर लाल बहादुर शास्त्री ने अपना वो फेमस स्लोगन दिया जिसे बोला जाता है जय जवान जय किसान, ठीक है। सो जय जवान आर्मी को रिप्रेजेंट करता है, जय किसान फूड क्राइसिस को रिप्रेजेंट करता है। पूरी कहानी समझ में आई लाल बहादुर शास्त्री की। अब जब 1966 में लाल बहादुर शास्त्री की डेथ हो जाती है तो उनके बाद फिर प्राइम मिनिस्टर बनती है इंदिरा गांधी, ठीक है। अब ये वाला जो फेज आता है लाल बहादुर शास्त्री की डेथ के बाद, इस फेज में देयर वाज इंटेंस कंपटीशन बिटवीन इंदिरा गांधी एंड मोरारजी देसाई, ठीक है। यहाँ पे देखो दोनों के बीच में काफ़ी यहाँ पे इंटेंस कंपटीशन था मोरारजी देसाई और इंदिरा गांधी के बीच में, ठीक है। अब ये जो मोरारजी देसाई है, ही वॉज CM, दैट इज चीफ मिनिस्टर ऑफ बॉम्बे, ठीक है, एंड ही हैड बिन मिनिस्टर एट द सेंटर एज वेल। सेंटर पे भी एज अ मिनिस्टर इन्होंने कैबिनेट में काम किया है। मोरोवर इंदिरा गांधी कौन थी, जवाहरलाल नेहरू की बेटी थी। ही वॉज कांग्रेस प्रेसिडेंट इन द पास्ट एंड शी बेसिकली वर्कड एज यूनियन मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन इन नेहरूज कैबिनेट, ठीक है। तो यूनियन मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन की तरह भी इन्होंने काम करा है शास्त्री की कैबिनेट में, ठीक है, नॉट इन नेहरूज कैबिनेट। समझ में आया। तो ये इनके कुछ पास्ट वर्क्स रहे हैं, कैसे इन्होंने काम करा है। अब हुआ क्या, जो कांग्रेस के सीनियर लीडर्स थे ना, उन्होंने अब डिसाइड करा कि हम इंदिरा गांधी को सपोर्ट करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या रीज़न था इंदिरा गांधी को सपोर्ट करने का, उन्हें बेसिकली ये लगा फर्स्ट ऑफ ऑल कि शी वॉज अ पॉलिटिकल नोवाइस, मतलब इनका जो पॉलिटिक्स में एक्सपीरियंस था वो काफ़ी लंबा नहीं था, बहुत ज़्यादा अच्छा एक्सपीरियंस इनका नहीं रहा था पॉलिटिक्स में। अभी शी वॉज अ नोवाइस, मतलब बिल्कुल नई नई पॉलिटिक्स में घुसी थी ये। तो इसी वजह से सीनियर लीडर्स को क्या लगा कि इंदिरा गांधी सारे डिसीजंस के लिए इन पर ही डिपेंडेंट रहेंगी, मतलब कांग्रेस अल्टीमेटली ये ही चलाएंगे, गवर्नमेंट ये ही रूल करेंगे, ठीक है। इंदिरा गांधी विल बी अ फेस बेसिकली एज अ प्राइम मिनिस्टर, बट पीछे से चलाएगा कौन, ये सीनियर लीडर्स चलाएंगे। इसी इंटेंशन के साथ इन्होंने इंदिरा गांधी को सपोर्ट करा, बट फाइनली होता है सीक्रेट बैलेट अमंग कांग्रेस एमपीज, जहां पे इन्हें मोरारजी देसाई और इंदिरा गांधी के बीच में से कोई एक प्राइम मिनिस्टर चूज करना था, ठीक है। किसको, एमपीज को, ठीक है, कांग्रेस के जो पार्लियामेंट में मेंबर्स थे उनको। एंड फाइनली इंदिरा गांधी फिर जीतती हैं काफ़ी अच्छी मेजॉरिटी से और मोरारजी देसाई हार जाते हैं, ठीक है। बट यहाँ पे मेन जो हमें याद रखना है वो ये है कि क्या इंटेंशन थी इंदिरा गांधी को सपोर्ट करने के पीछे। बट
ये जो इनका टेन्योर रहा है काम करने का, इट वॉज नॉट विदाउट चैलेंजेस. शी फेस 3 मेजर चैलेंजेस. पहली चीज़, जैसा मैंने बताया, शी वॉज अ पॉलिटिकल नोवाइस, मतलब शी हैड बेसिकली एडमिनिस्ट्रेटिव एंड पॉलिटिकल इनएक्सपीरियंस. काफ़ी लंबा एक्सपीरियंस नहीं था पॉलिटिक्स में. उस टाइम पे इकोनॉमिक सिचुएशन भी काफ़ी ज़्यादा डिग्रेडेड थी, तो वहाँ पे भी अपलिफ्टमेंट चाहिए था. एंड शी हैड टू वर्क, शी हैड टू गेन कंट्रोल ओवर द पार्टी, ताकि वो अपनी लीडरशिप स्किल्स डेमॉन्स्ट्रेट कर पाए. बिकॉज अभी तो पार्टी का कंट्रोल किसके हाथ में है? सीनियर लीडर्स के हाथ में पूरी पार्टी का कंट्रोल है. तो ये कंट्रोल इंदिरा गांधी को अपने हाथ में लेना था. समझ में आया ये पूरी स्टोरी है? ठीक है, अब चलते हैं हम हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे, दैट इज 4th जनरल इलेक्शंस ऑफ 1967. यहाँ पे हम देखेंगे किस तरह से थोड़ा सा कांग्रेस को डाउनफॉल फेस करना पड़ता है. इसीलिए ही इस 1967 के इलेक्शंस को बोला गया है द लैंडमार्क ईयर ऑफ इंडियाज पॉलिटिकल हिस्ट्री. ठीक है, ऐसा क्यों बोला गया है, हम पूरी कहानी देखते हैं. अब फाइनली यहाँ पे हम सबसे पहले देखेंगे कॉन्टेक्स्ट क्या था इस इलेक्शंस का, बैकग्राउंड क्या था. मतलब 1967 में जब ये इलेक्शंस कंडक्ट होने थे तब इंडिया में क्या सिचुएशन थी. पहली चीज़ हमें पता है 2 प्राइम मिनिस्टर्स डाइड इन अ क्विक सक्सेशन. पहले जवाहरलाल नेहरू की डेथ होती है, फिर ताशकंद एग्रीमेंट के दौरान लाल बहादुर शास्त्री की डेथ होती है. एंड इंदिरा गांधी वाज अ पॉलिटिकल नोवाइस, शी हैड नो एक्सपीरियंस इन पॉलिटिक्स, है ना. उसके बाद ग्रेव इकोनॉमिक क्राइसिस, ऑब्वियसली इकोनॉमी काफ़ी ज़्यादा डिग्रेडेड थी. फेलियर ऑफ मॉनसून, जिसकी वजह से ड्रॉट्स आए, तो भाई एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन नहीं हुई. एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन नहीं होगी तो फूड शॉर्टेज होगी. क्लियर सी बात है ना. तो ये कॉन्टेक्स्ट था. आगे देखो क्या क्या सिचुएशन चल रही थी इंडिया में इस टाइम पे. डेप्लीशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स. भाई फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स अब धीरे धीरे डेप्लीट हो रहे थे. इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन भी बिल्कुल गिर रही थी, कुछ भी वहाँ पे अपलिफ्टमेंट नहीं था. एक्सपोर्ट्स कम हो रहे थे हमारे. अब देखो भाई, जब एक्सपोर्ट्स कम होंगे तो बाहर से जो इनकम है वो भी कम होगी. मिलिट्री एक्सपेंडिचर बढ़ रहा था बिकॉज इंडिया को काफ़ी सारे वॉर्स फेस करने पड़े इस टाइम पीरियड में. इसके अलावा इंदिरा गांधी ने क्या करा, हमारा इंडियन रुपी को डीवैल्यूएट कर दिया. ठीक है, डीवैल्यूएट मतलब यहाँ पे देखो होता क्या है कि पहले हम $1 परचेज कर सकते थे, खरीद सकते थे 5 रुपये में. बट अब वही $1 को खरीदने के लिए हमें 7 रुपये देने पड़ेंगे. ठीक है, इसे बोलते हैं डीवैल्यूएशन ऑफ इंडियन रुपी. समझ में आया? अपार्ट फ्रॉम दिस, ऑल ओवर इंडिया लोगों ने प्रोटेस्ट स्टार्ट कर दिया बिकॉज भी एसेंशियल कमोडिटीज़ के प्राइसेस बहुत हाई हैं, लोग उन्हें अफोर्ड नहीं कर पा रहे. फूड स्कार्सिटी, फूड शॉर्टेज एंड अनएम्प्लॉयमेंट, लोगों के पास जॉब नहीं है. बंस एंड हड़ताल्स वर ऑर्गेनाइज थ्रू आउट द कंट्री. कम्युनिस्ट पार्टी एंड सोशलिस्ट पार्टीज दे ऑर्गेनाइज स्ट्रगल्स फॉर ग्रेटर इक्वालिटी. ये लोगों को ऑर्गेनाइज कर रही थी स्ट्रगल्स करने के लिए, प्रोटेस्ट करने के लिए. इसके अलावा CPIM दैट इज कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट में से स्प्लिट होकर बनती है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट. और इन्होंने अग्रेरियन स्ट्रगल्स एंड पीजेंट एजिटेशंस ऑर्गेनाइज करवाए. मतलब ये एग्रीकल्चर की तरफ थोड़ा सा ज़्यादा इंक्लाइन थी ये वाली पार्टी. और हिंदू मुस्लिम रायट्स तो देखो एज यूजुअल चल ही रहे थे. ठीक है, सो ये ओवरऑल काफ़ी ज़्यादा हम बोल सकते हैं डिग्रेडेड कॉन्टेक्स्ट था 1967 में जब यहाँ इलेक्शंस होने थे. अब हम पढ़ेंगे नॉन कांग्रेसिज्म के बारे में. बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, ध्यान से देखना. अब देखो होता क्या है नॉन कांग्रेसिज्म. ऑपोजिशन पार्टीज भाई जो थी, मतलब नॉन कांग्रेस पार्टीज जो थी, दे ऑर्गेनाइज प्रोटेस्ट अगेंस्ट द गवर्नमेंट, है ना. ऑब्वियसली वो तो प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज करेंगे ही. अब ऑपोजिशन पार्टीज ने ये देखा कि भाई उनके जो वोट्स हैं वो बेसिकली डिवाइड हो जाते हैं. ठीक है, ये कांग्रेस है, ठीक है, ये काफ़ी सारी नॉन कांग्रेस पार्टीज हैं. अब इनको जो वोट मिलते हैं ये डिवाइड हो जाते हैं. इसकी वजह से एक कंप्लीट मेजॉरिटी नहीं बन पाती और कांग्रेस जीत जाती है बिकॉज इसको सबसे ज़्यादा वोट्स मिल जाते हैं, है ना. सपोज यहाँ पे आपके आए 40% वोट्स मिले कांग्रेस को. ठीक है, दैट इज लेस देन 50%. मतलब
आधी से ज़्यादा जनता ने कांग्रेस के अगेंस्ट वोट करा है, बट जो 60% वोट्स हैं वो क्या हुए, ये डिवाइड हो गए। एक जगह 60% वोट्स अक्यूमुलेट नहीं हो पाए, जिसकी वजह से बार बार कांग्रेस पावर में आ रही थी। और इसीलिए ही अब ये जो ऑपोजिशन पार्टीज हैं इन्होंने डिसाइड करा कि अब हम साथ में आएंगे, और कुछ स्टेट्स में इन्होंने एंटी कांग्रेस फ्रंट्स बनाए। ठीक है, बेसिकली नॉन कांग्रेस पार्टीज अब साथ में आई कि भाई हमारे वोट्स डिवाइड नहीं होने चाहिए। इसके अलावा काफ़ी सारी स्टेट्स में दे एंटर्ड इनटू इलेक्टोरल एडजस्टमेंट ऑफ सीट शेयरिंग, भैया कि भाई अब हम सीट शेयरिंग करेंगे, साथ में आके अब हम इलेक्शंस लड़ेंगे। और यहाँ पे दो इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स थे जिन्होंने ये अपॉर्चुनिटी इन्हें प्रोवाइड करी कि कांग्रेस को ये डिफीट कर सकते हैं। कौन से दो फैक्टर्स थे? पहली चीज़ इंदिरा गांधी का इनएक्सपीरियंस, कि भाई पॉलिटिक्स में काफ़ी लंबा एक्सपीरियंस उनका नहीं रहा है। दूसरी चीज़ इंटरनल फैक्शनलिज्म। फैक्शनलिज्म हम देख सकते हैं कांग्रेस में, एक तरफ आते हैं सीनियर लीडर्स, ठीक है, एक तरफ इंदिरा गांधी है ना, तो हम बोल सकते हैं यहाँ फैक्शनलिज्म हो रहा है। ये कुछ और चाहते हैं, इंदिरा गांधी कुछ और चाहती हैं। ये स्प्लिट अभी बिल्कुल फॉर्मलाइज्ड हो जाएगा, आगे हम देखेंगे। बहुत इंटरेस्टिंग पूरी स्टोरी है, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है। ठीक है, अब ये जो टर्म थी ना नॉन कांग्रेसिज्म, ये दी थी राम मनोहर लोहिया ने। इन्होंने ये बोला था कि जो कांग्रेस रूल है, पहली बात ये अनडेमोक्रेटिक है, और ये ऑर्डिनरी लोगों की, जो नॉर्मल पीपल है, सिटीजन्स है, उनकी बात नहीं सुनती। ठीक है, उनको फेवर नहीं करती, उनके अगेंस्ट पॉलिसीज बनाते हैं ये। सो जो नॉन कांग्रेस पार्टीज हैं, अगर ये एक साथ आ गई देन डेफिनेटली दे विल विन द इलेक्शंस एंड दे कैन रिक्लेम डेमोक्रेसी। जो डेमोक्रेसी कांग्रेस ने कहीं ना कहीं ख़त्म कर दी है, उस डेमोक्रेसी को ये फिर से लाएंगे। समझ में आया नॉन कांग्रेसिज्म का पूरा कंसेप्ट? अब देखते हैं इलेक्टोरल वर्डिक्ट, मतलब फाइनली अब होता क्या है, कौन जीता कौन हारा। सो 1967 थे हमारे 4th जनरल इलेक्शंस ऑफ लोकसभा, राइट। एंड ये ऐसा पहला टाइम था जब इलेक्शंस हो रहे थे, कांग्रेस इलेक्शंस में भाग ले रही थी, इलेक्शंस में compete कर रही थी, दैट टू विदाउट जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, ये जो 4th जनरल इलेक्शंस है ना, इनको बोला गया पॉलिटिकल अर्थक्वेक। क्यों बोला गया? बिकॉज यहाँ पे कांग्रेस ने डाउनफॉल देखा। जो काफ़ी इम्पोर्टेंट और काफ़ी बड़े बड़े लीडर्स थे ना कांग्रेस के, वो अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसीज में ही हार गए। फॉर एग्जाम्पल के कामराज जो कि तमिलनाडु से थे, वो हार गए। एस.के. पाटिल महाराष्ट्र से थे, अतुल्य घोष वेस्ट बंगाल एंड के.बी. सहाय इन बिहार। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉलिटिकल लीडर्स रहे हैं कांग्रेस के, जो अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी से इन्होंने बेसिकली जीत नहीं पाएंगे। ठीक है, एंड कांग्रेस ने डेफिनेटली काफ़ी सारी स्टेट्स में भी ये हार देखी इस 1967 के इलेक्शंस में, राइट। अब देखो 7 स्टेट्स में तो कांग्रेस हार ही गई थी, और 2 स्टेट्स में डिफेक्शंस हुए। डिफेक्शंस क्या होते हैं मैं ये आगे अच्छे से समझाऊंगी। तो बेसिकली इन टोटल 9 स्टेट्स से कांग्रेस हार गई थी। समझ में आ रही है पूरी बात? ठीक है, अब हो क्या रहा था, मद्रास, ये एक ऐसी स्टेट जो हम तमिलनाडु बोलेंगे आज के टाइम में। यहाँ पे रीजनल पार्टी जो बाकी की स्टेट्स थी ना, वहाँ पे तो नॉन कांग्रेस पार्टीज ने कोएलिशंस बना के वो जीत गई। ठीक है, कोएलिशन बना के वो पावर में आ गई। बट मद्रास में रीजनल पार्टी, दैट इज द्रविड़ा मुन्नेत्रा कझगम DMK, इट केम टू पावर, दैट टू विद क्लियर मेजॉरिटी। और इनकी जो ये जीत है, इसमें सबसे बड़ा हाथ था जो इन्होंने एंटी हिंदी एजिटेशंस जो लीड करे थे ना, उसकी वजह से, कि भाई हिंदी ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं बननी चाहिए, हिंदी के अगेंस्ट प्रोटेस्ट करे थे इन्होंने। ठीक है, और बाकी की जो 8 स्टेट्स थी वहाँ पे कोएलिशंस बनाए पार्टी ने, ऑपोजिशन पार्टीज ने, और वो फिर पावर में आई। समझ में आया पूरी स्टोरी है, यहाँ पे आपको दे रखी है। अब हम बात करते हैं कोएलिशंस के बारे में। पार्टीज ने कोएलिशंस बनाना क्यों शुरू करे? तो हुआ क्या था, 1967 में कोई भी एक पार्टी मेजॉरिटी सिक्योर नहीं कर पाई थी। ठीक है, मतलब
मेजॉरिटी ऑफ वोट्स किसी भी एक पार्टी को नहीं मिले, मेजॉरिटी ऑफ सीट्स नहीं मिली थी। और इसी वजह से हुआ क्या, जो नॉन कांग्रेस पार्टीज थी दे केम टुगेदर, ताकि उनके जो सीट्स हैं, उन्हें जो वोट्स हासिल हुए हैं इलेक्शंस में, वो भी साथ में आ सके और वो मेजॉरिटी प्रोक्लेम कर पाए। ठीक है, और ये जो नॉन कांग्रेस पार्टीज अब साथ में आ रही हैं, इन्हीं ग्रुप्स को बोला गया जॉइंट लेजिस्लेटिव असेंबलीज, दैट इज संयुक्त विधायक दल। देखो यहाँ पे, ठीक है, सो वेरियस नॉन कांग्रेस पार्टीज केम टुगेदर टू फॉर्म जॉइंट लेजिस्लेटिव असेंबलीज कॉल्ड संयुक्त विधायक दल इन हिंदी। समझ में आया? अब इसी वजह से ये जो पार्टीज है इन्हें एसवीडीज भी बोला गया, दैट इज संयुक्त विधायक दल। एंड दीज पार्टीज वर बेसिकली आइडियोलॉजिकली इनकॉन्ग्रुएंट, मतलब काफ़ी सारी पार्टीज की आइडियोलॉजीज अलग थी, बट स्टिल वो साथ में आई थी ताकि उनके वोट्स मिलके वो मेजॉरिटी दिखा पाए, मेजॉरिटी सिक्योर कर पाए। अब हम यहाँ पे बिहार और पंजाब की एसपीडी गवर्नमेंट्स देखते हैं। ठीक है, अब बिहार में जो गवर्नमेंट पार्टी जो कोएलिशन बनाया, उस कोएलिशन में कौन कौन था? पहला, 2 सोशलिस्ट पार्टीज थी, एसएसपी, पीएसपी। ठीक है, संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी, प्रजा सोशलिस्ट पार्टी। उसके बाद जनसंघ ऑन द राइट फ्रंट एंड सीपीआई, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, ऑन द लेफ्ट फ्रंट। तो ये कोएलिशन बना था बिहार में। वेयरएस पंजाब का जो कोएलिशन था उसे बोला गया पॉपुलर यूनाइटेड फ्रंट, और इसमें कौन कौन सी पार्टीज थी? भारतीय जनसंघ, रिपब्लिकन पार्टी, एसएसपी, CPIM, that is Communist Party of India, Marxist Communist Party of India, 2 rival अकाली पार्टी, संत ग्रुप एंड मास्टर ग्रुप। ठीक है, राइवल अकाली पार्टीज दे केम टुगेदर। सो ये था पंजाब का कोएलिशन, ये था बिहार का कोएलिशन। ठीक है, सो मेक श्योर कि ये पार्टीज आपको याद रहें। ट्राई टू मेक अ फ्लो चार्ट काइंड ऑफ समथिंग, ताकि आपके दिमाग में वो पिक्चर बैठ जाए। ठीक है, कोएलिशन समझ में आया कि भाई जब एक भी पार्टी को मेजॉरिटी हासिल नहीं हुई तो क्या हुआ, जो ऑपोजिशन पार्टीज थी, मतलब नॉन कांग्रेस पार्टीज थी, अब वो साथ में आ रही थी ताकि वो मेजॉरिटी सिक्योर कर पाए, मेजॉरिटी प्रोक्लेम कर पाए लोकसभा में। क्लियर है पूरा? आई होप यहाँ कोई भी डाउट नहीं है। डिफेक्शंस हमने देखा 7 स्टेट्स में तो भाई कोएलिशंस, और फिर बाकी जो 2 स्टेट्स में कांग्रेस हारी, दैट वाज बिकॉज ऑफ डिफेक्शंस। डिफेक्शंस क्या होते हैं? अब देखो, सपोज कांग्रेस से एक कॉन्स्टिट्यूएंसी से, कांग्रेस पार्टी से एक एमपी लड़ा और वो जीत गया। ठीक है, बट जीतने के बाद अब इसने क्या करा, कांग्रेस पार्टी लीव करके वो कोई और पार्टी में चला गया। ठीक है, मतलब उसने कांग्रेस छोड़ दी और कोई और पार्टी में आ गया, इसे बोला जाता है डिफेक्शन। जब एक इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, अब ये रिप्रेजेंटेटिव ये इलेक्टेड ही तो था, है ना, ये एमपी क्यों बना? बिकॉज ये इलेक्ट हो गया था, ये जीत गया था अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी से। इट लीव्स द पार्टी ऑन हुज सिंबल ही और शी वॉज इलेक्टेड, मतलब भाई कांग्रेस के जो साइन था, कांग्रेस से ही तो इलेक्ट हुआ था, कांग्रेस ही छोड़ दी और कोई और दूसरी पार्टी जाके ज्वाइन कर दी। ठीक है, इसे बोला जाता है डिफेक्शन। अब 3 ऐसी मेजर स्टेट्स हैं जहाँ पे डिफेक्शंस की वजह से कांग्रेस पावर में नहीं आ पाई, मतलब कांग्रेस के जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स थे ना, उन्होंने कांग्रेस को छोड़ दिया और दूसरी पार्टीज में चले गए। कौन सी 3 मेजर स्टेट्स हैं? पहला हरियाणा, मध्य प्रदेश एंड उत्तर प्रदेश। आई होप यू विल रिमेंबर दीज स्टेट्स। ठीक है, यहीं पे काफ़ी ये इम्पॉर्टेंट वो आता है एक फ्रेज जिसे बोला गया आया राम गया राम। अब ये आया राम गया राम की क्या कहानी है? तो बेसिकली हुआ क्या था, अगर हम इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करें, इसका मतलब आता है राम केम एंड देन राम वेंट। ठीक है, मतलब कहीं ना कहीं पार्टी छोड़ने की बात हो रही है। अब हुआ क्या था यहाँ पे, बेसिकली देयर वॉज एन MLA जिसका नाम था गयालाल। ठीक है, हरियाणा में था, 1967 की बात है ये। अब इसने ना अपनी पार्टी 3 बार चेंज करी। पहले कांग्रेस में था, फिर यूनाइटेड फ्रंट में गया, यूनाइटेड फ्रंट से वापस कांग्रेस में आया, और फिर 9 घंटे के अंदर अंदर वापस से यूनाइटेड फ्रंट में चला गया। मतलब 3 बार इसने पार्टी में आना जाना करा। ठीक है, किसने? गयालाल ने। ये ना स्टोरी आपको यहाँ पे दे रखी है। ठीक है, तो यही भाई ये जो
आया राम गया राम, ये यहीं से ये फ्रेज आया है। तो इट इज सेड दैट जब गया लाल डिक्लेयर्ड हिज इंटेंशन टू क्विट द यूनाइटेड फ्रंट एंड जॉइन द कांग्रेस, तो जो कांग्रेस लीडर थे ना राव बिरेंद्र सिंह, तो बेसिकली जब गया लाल ने ये बताया कि भाई मैंने तो इस वजह से यूनाइटेड फ्रंट छोड़ा और कांग्रेस में आ गया, तो कांग्रेस लीडर थे राव बिरेंद्र सिंह ही बेसिकली वो गया लाल को चंडीगढ़ प्रेस में लेकर आए और वहाँ पे उन्होंने ये डिक्लेयर करा कि भाई गया राम अब आया राम था, पहले राम चला गया था अब ये आ गया। ठीक है, सो ये स्टोरी है आया राम गया राम, नॉट इम्पॉर्टेंट फ्रॉम योर एग्जाम पर्पस बट याद रखने के लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग सी स्टोरी है। ठीक है, स्प्लिट इन द कांग्रेस, अभी मैंने बताया कि भाई इंटरनल फैक्शनलिज्म था ना कांग्रेस में, है ना, एक तरफ थे सीनियर पार्टी लीडर्स, एक तरफ इंदिरा गांधी, तो यही अब स्प्लिट काफ़ी ज़्यादा फॉर्मलाइज हो जाती है। कैसे होती है अब समझते हैं हम। अब देखो, कांग्रेस वॉज इन पावर एट द सेंटर, कांग्रेस पावर में तो थी बट उसकी मेजॉरिटी काफ़ी ज़्यादा कम हो गई थी, काफ़ी कम सीट्स इस बार कांग्रेस जीत पाई थी। जो नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट्स थी, काफ़ी सारी स्टेट्स में हमने देखा ना नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट्स बनी थी कोएलिशंस के थ्रू, डिफेक्शंस के थ्रू, वो ज़्यादा दिनों तक सरवाइव नहीं कर पाई और अल्टीमेटली वो बेसिकली डिसॉल्व हो गई वो गवर्नमेंट्स भी। यहाँ पे आता है इंदिरा वर्सेस सिंडिकेट। हुआ क्या, हमने देखा इंदिरा गांधी के लिए काफ़ी सारे चैलेंजेस थे। अब जो मेजर चैलेंज था ना इंदिरा गांधी के लिए, इट वॉज नॉट फ्रॉम आउटसाइड द पार्टी बट विद इन हर ओन पार्टी। ठीक है, खुद की पार्टी में से ही सबसे बड़ा चैलेंज था। क्या चैलेंज था? उनकी पार्टी में एक ग्रुप था सिंडिकेट। सिंडिकेट वॉज अ ग्रुप ऑफ पावरफुल पीपल विद इन कांग्रेस। कांग्रेस के काफ़ी ज़्यादा बड़े बड़े लीडर्स इस ग्रुप में थे सिंडिकेट में। ठीक है, तो syndicate was basically a informal name given to a group of Congress leaders who were in control of the party's organization. ठीक है, एंड दिस ग्रुप वॉज लेड बाय के कामराज, जो कि चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं तमिलनाडु में। आप यहाँ पे देखो कौन कौन से लोग इसके मेंबर थे सिंडिकेट के। अब ये जो सिंडिकेट है, मतलब ये जो बड़े बड़े लीडर्स हैं कांग्रेस पार्टी के, इनका काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल रहा है इंदिरा गांधी को प्राइम मिनिस्टर बनाने में। हमने पहले देखा कि भाई इंदिरा गांधी को क्यों प्राइम मिनिस्टर बनाया, बिकॉज इन्हें लगा कि इंदिरा गांधी कंप्लीटली इन पर ही डिपेंडेंट रहेंगी हर डिसीजन के लिए, है ना। तो बेसिकली ये क्या चाहते थे कि इंदिरा गांधी इनकी एडवाइस फॉलो करे और किसी की ना सुने, अपना विवेक यूज़ ना करके, अपनी इंटेलिजेंस यूज़ ना करके सिर्फ और सिर्फ इनके इशारों पे चले। बट ऐसा नहीं हुआ। इंदिरा गांधी ने क्या करा, शी चोज हर ट्रस्टेड ग्रुप ऑफ एडवाइजर्स आउटसाइड द कांग्रेस। मतलब कांग्रेस के बाहर एक ग्रुप ऑफ एडवाइजर्स इन्होंने चुना कि भाई ये लोग मुझे एडवाइस करेंगे, मैं इनकी एडवाइस मानूंगी। और सिंडिकेट को साइड लाइन कर दिया, सिंडिकेट को बिल्कुल अलग कर दिया। ठीक है, अब उनकी पार्टी में बिल्कुल चल नहीं रही थी। तो यही दो चैलेंजेस हैं कि पहली चीज़ सिंडिकेट से अपनी इंडिपेंडेंस इन्हें हासिल करनी थी कि भाई क्यों मैं सिंडिकेट पे डिपेंडेंट रहूँ, सिंडिकेट पे डिपेंडेंट नहीं रहना है। एंड दूसरा चैलेंज वॉज कि भाई जो ग्राउंड कांग्रेस ने लॉस्ट कर दिया, जो मेजॉरिटी कांग्रेस को पहले के इलेक्शंस में मिलती थी, 1967 के इलेक्शन से वो मेजॉरिटी नहीं मिली। कितने बड़े बड़े लीडर्स, के कामराज, अतुल्य घोष, एस.के. पाटिल, ये लीडर्स हार गए अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी से। तो वही जो मेजॉरिटी है, वही जो ग्राउंड था कांग्रेस का, उसको रीगेन करना था, है ना, उसको वापस से हासिल करना था। तो ये हासिल करने के लिए इंदिरा गांधी ने क्या स्ट्रैटेजी अडॉप्ट करी, इन्होंने पावर स्ट्रगल को आइडियोलॉजिकल स्ट्रगल में कन्वर्ट कर दिया। मतलब अब कहीं ना कहीं सोशलिस्ट आइडियोलॉजी ये कांग्रेस में डाल रही है। शी बेसिकली स्टार्टेड कि अब पार्टी को हमें एक लेफ्ट ओरिएंटेशन देनी है। ठीक है, लेफ्ट ओरिएंटेशन कैसे दी, इन्होंने कांग्रेस वर्किंग कमेटी को बोला कि अब हम अडॉप्ट करेंगे 10 पॉइंट प्रोग्राम। कब बोला, मई 1967 को। ठीक है, आप देखो सोशलिस्ट, है ना, सोशलिज्म जो होता है जहाँ पे गवर्नमेंट के अंडर सब कुछ होता है ना, तो वही लेफ्ट ओरिएंटेशन की भाई जो पुअर लोग हैं उनके लिए ज़्यादा काम करना है, उनको उनकी जो वोट है ना वो इनको सिक्योर करनी थी इंदिरा गांधी को। ठीक है, इसी वजह से इन्होंने 10 पॉइंट प्रोग्राम अडॉप्ट करा। 10 पॉइंट प्रोग्राम में क्या क्या आता है, सोशल कंट्रोल ऑफ बैंक्स, बैंक सारे गवर्नमेंट के कंट्रोल में रहेंगे। जनरल इंश्योरेंस को नेशनलाइज कर दिया गया। सीलिंग ऑन अर्बन प्रॉपर्टी एंड इनकम की भाई एक लिमिट लगा दी गई, प्रॉपर्टी पे भी, इनकम पे भी।
फूड ग्रेन का पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, लैंड रिफॉर्म्स, प्रोविजन ऑफ हाउस साइज टू रूरल पुअर। मतलब हम यहाँ देख सकते हैं किस तरह से एक सोशलिस्ट ओरिएंटेशन, लेफ्ट ओरिएंटेशन पार्टी को दी जा रही है ना। समझ में आया इंदिरा गांधी ने क्या क्या स्टेप्स लिए। अब ये जो राइवलरी है, ये जो स्प्लिट है, ये अब फॉर्मलाइज कब होती है? बेसिकली अब ओपन हो जाती है इनकी स्प्लिट की हाँ भाई कांग्रेस के अब दो पार्ट्स हो चुके हैं, कांग्रेस स्प्लिट हो चुकी है। ये होता है प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस जो कि 1969 में हुआ। यहाँ पे होता क्या है कि भाई 1969 में जैसा मैंने बताया ये जो राइवलरी है इट केम इन ओपन, ये बिल्कुल फॉर्मलाइज स्प्लिट हो गया था। अब हुआ क्या था, प्रेसिडेंट थे यहाँ पे जाकिर हुसैन, इंडिया के प्रेसिडेंट, इनकी डेथ हो जाती है। अब जब इनकी डेथ हो गई तो ऑब्वियसली जो पोजीशन ऑफ प्रेसिडेंट है वो वेकेंट हो गई, वहाँ पे अब कोई नहीं है, मतलब अब नया प्रेसिडेंट इलेक्ट करना पड़ेगा। तो सिंडिकेट जो कांग्रेस के बड़े बड़े लीडर्स थे उन्होंने एन संजीवा रेड्डी जो कि इंदिरा गांधी के ओपोनेंट थे उनको बोला कि भाई तुम अब कंटेस्ट करोगे प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस एज ऑफिशियल कांग्रेस कैंडिडेट। बट इंदिरा गांधी ने क्या करा कि भाई अपनी तरफ से वीवी गिरी को जाके बोला कि भाई तुम भी अपना नॉमिनेशन फाइल करो, यू विल ऑल्सो कंटेस्ट फॉर द पोजिशन ऑफ प्रेसिडेंट अगेंस्ट एन संजीवा रेड्डी। यहीं पे इंदिरा गांधी ने काफ़ी बड़े बड़े पॉलिसी मेजर्स लिए, जैसे कि 14 प्राइवेट बैंक्स को नेशनलाइज कर दिया गया, गवर्नमेंट कंट्रोल में ले लिया, प्रीवी पर्स को एबॉलिश कर दिया गया। प्रीवी पर्स ये क्या है, देखो ध्यान से देखो, हुआ क्या था कि जब प्रिंसली स्टेट्स को इंडिया में इंटीग्रेट करना था ना तो रूलर्स को कुछ यहाँ पे इंसेंटिव्स दिए गए। ठीक है, इंसेंटिव्स कैसे कि दे वर अलाउड टू रिटेन सर्टेन प्राइवेट प्रॉपर्टी, गिव अ ग्रांट इन हेरिडिटी और गवर्नमेंट अलाउंस, है ना, रेवेन्यू पोटेंशियल ऑफ द मर्जिंग स्टेट। बेसिकली कुछ ना कुछ इंसेंटिव दिए गए कि भाई अगर तुम इंडिया में मर्ज होते हो तो ये फायदा तुमको होगा। तो इसी ही बोला गया था प्रीवी पर्स। और ये जो प्रीवी पर्स है ना इसको अबॉलिश कर दिया इंदिरा गांधी ने कि अब ये जो इंसेंटिव्स हैं, ये जो इनको प्रॉफिट हो रहा है रूलर्स को प्रिंसली स्टेट्स के, अब इट इज़ नो लॉन्गर वैलिड, अब ऐसा नहीं होगा। और इसी वजह से होता क्या है, फिर मोरारजी देसाई ने गवर्नमेंट को लीव कर दिया, रिज़ाइन कर दिया। और ये मोरारजी देसाई कौन थे, ही वॉज डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर एंड फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट पोजीशन होल्ड करते थे ये। बट जैसे इन्होंने देखा कि किस तरह का ओरिएंटेशन ऑफ गवर्नमेंट में हो रहा है, कांग्रेस में हो रहा है, किस तरह का स्प्लिट अब होने जा रहा है, तो मोरारजी देसाई ने गवर्नमेंट को छोड़ दिया, कांग्रेस छोड़ दी। ठीक है, समझ में आ गया ये पूरी स्टोरी। अब वापस से प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस पे आ जाते हैं। हुआ क्या, कांग्रेस प्रेसिडेंट एस निजालनगप्पा, ठीक है, ये कांग्रेस के प्रेसिडेंट थे, ही आस्क्ड द कांग्रेस एमपीज एंड एमएलएज कि तुम एन संजीवा रेड्डी के फेवर में वोट करोगे। ठीक है, एन संजीवा रेड्डी हु वाज ऑफिशियल कांग्रेस कैंडिडेट, राइट। बट इंदिरा गांधी ने भाई शी रिक्वेजिशन द मीटिंग ऑफ एआईसीसी, बट ये मीटिंग को रिफ्यूज कर दिया गया। एंड शी ओपनली कॉल्ड फॉर कंसाइंस वोट कि भाई तुम किसी के लिए वोट करने के लिए तुम लोग बाध्य नहीं हो। ठीक है, कोई तुम्हें फोर्स नहीं कर रहा है, जो भी तुम्हें अच्छा लगता है कैंडिडेट तुम उसके फेवर में वोट करोगे। शी डिडंट से कि तुम एन संजीवा रेड्डी के फेवर में वोट करो या वीवी गिरी के फेवर में वोट करो। ठीक है, अब फाइनली वीवी गिरी इलेक्शंस जीत जाते हैं और एन संजीवा रेड्डी हार जाते हैं। इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हुए, ये जो एन संजीवा रेड्डी हु फाइल्ड हिज नॉमिनेशन एज ऑफिशियल कांग्रेस कैंडिडेट, ये हार गए। व्हाट वाज द कॉन्सिक्वेंस, तो यहाँ पे ऑफिशियल कांग्रेस कैंडिडेट हार जाते हैं एंड जो कांग्रेस प्रेसिडेंट थे एस निजालनगप्पा, उन्होंने पीएम प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी को ही पार्टी से एक्सपेल कर दिया, पार्टी से हटा दिया, निकाल दिया। और इट लेड टू दिस अल्टीमेट स्प्लिट इन द कांग्रेस पार्टी। सो एक फैक्शन को बोला जाता है कांग्रेस ऑर्गेनाइजेशन, बेसिकली इट वाज लेड बाय सिंडिकेट जो कि बड़े बड़े पार्टी लीडर्स थे, और दूसरी जो स्प्लिट है, दूसरा जो फैक्शन है वो हो गया कांग्रेस रिक्विजिशनिस्ट। हमने देखा ना इंदिरा गांधी रिक्विजिशन अ मीटिंग जिसे रिफ्यूज कर दिया गया। सो कांग्रेस रिक्विजिशनिस्ट जो कि इंदिरा गांधी लीड कर रही थी। इसे बोला गया ओल्ड कांग्रेस कि भाई जो रूट्स है ना कांग्रेस की वो कांग्रेस ओ में है, और इसे बोला गया न्यू कांग्रेस।
नाउ इंदिरा गांधी ने ना इसे एक आइडियोलॉजिकल डिवाइड बना दिया। कैसे कि भाई ये कॉन्जर्वेटिव्स है, दिस वाज अ डिवाइड और अ स्प्लिट बिटवीन कॉन्जर्वेटिव्स एंड सोशलिस्ट, प्रो रिच एंड प्रो पुअर। ठीक है भाई, ऐसे लोग जो रिच लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं, ऐसे लोग जो पुअर गरीबों के लिए काम कर रहे हैं। तो इस तरह की एक आइडियोलॉजिकल डिवाइड बना दी गई कांग्रेस ओ में और कांग्रेस आर में। अब अगला इलेक्शन आता है 1971 का। कौन जीता, कांग्रेस ओ जीती या कांग्रेस आर जीती? अब स्टार्टिंग में तो यही प्रोजेक्ट करा जा रहा था कि भाई बिकॉज कांग्रेस ओ में पार्टीज के पुराने पुराने इंपॉर्टेंट लीडर्स हैं, तो डेफिनेटली कांग्रेस ओ ही जीतेगी बिकॉज इट होल्ड्स द रूट्स ऑफ कांग्रेस पार्टी, राइट। बट ऐसा नहीं हुआ था। अब आगे देखो क्या स्टोरी थी, स्टार्टिंग से देखते हैं। नाउ इंदिरा गांधी गवर्नमेंट माइनॉरिटी में आ गई थी डेफिनेटली बिकॉज इंपॉर्टेंट लीडर्स वहाँ से निकल गए थे। 1967 में भी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस नहीं रहा था कांग्रेस पार्टी का, बट स्टिल इंदिरा गांधी की जो पार्टी है इट वॉज इन पावर बिकॉज इट गॉट सपोर्ट फ्रॉम CPI एंड DMK, कम्युनिस्ट पार्टी एंड द्रविड़ मुनेत्र कज़ागम। ठीक है, अब हुआ क्या कि यहाँ पे सोशलिस्ट क्रीडेंशियल्स, जैसा मैंने पहले ही बोला कि सोशलिज्म की एक आइडियोलॉजी कांग्रेस अडॉप्ट कर रही थी, लैंड रिफॉर्म की लॉज इंप्लीमेंट कर रही थी, लैंड सीलिंग मतलब कितना लैंड आप होल्ड कर सकते हो, ओन कर सकते हो, उस पर एक लिमिट लगा दी गई। इस तरह के प्रोविजंस, इस तरह की पॉलिसीज कांग्रेस बना रही थी। फाइनली क्या होता है, इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट बोलती है कि लोकसभा को डिसॉल्व कर दिया जाए दिसंबर 1970 में। ठीक है, और अब नए बिल्कुल इलेक्शंस होंगे 1971 में, नए लोकसभा इलेक्शंस कंडक्ट करे जाएंगे। ऐसा इंदिरा गांधी ने क्यों करा? बिकॉज सबसे पहली चीज, जैसा हमने यहाँ देखा कि गवर्नमेंट पावर में थी बिकॉज दूसरी पार्टीज सपोर्ट कर रही थी, तो जो दूसरी पार्टीज पे जो डिपेंडेंस है ये खत्म करनी थी। एंड शी वांटेड टू सीक अ पॉपुलर मैंडेट कि भाई कांग्रेस जो पहले मेजॉरिटी से जीता करती थी वही मेजॉरिटी उन्हें वापस से सिक्योर करनी है। समझ में आया? फाइनली 1971 फरवरी 1971 में होता है कांग्रेस यहाँ पे 5th जनरल इलेक्शंस ऑफ लोकसभा। ठीक है, द कॉन्टेस्ट। अब यहाँ पे जैसा मैंने पहले बताया कि ये प्रोजेक्ट करा जा रहा था कि कांग्रेस हैज द रियल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रेंथ। ठीक है, कि कांग्रेस ओ ही जीतेगी बिकॉज ये पुरानी पार्टी है, यहाँ पे पुराने लीडर्स हैं। और यहाँ क्या होता है, ग्रैंड अलायंस बनाया जाता है इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट के अगेंस्ट, उनकी पार्टी के अगेंस्ट, कांग्रेस आर के अगेंस्ट। दिस वाज अ इलेक्टोरल अलायंस जिसमें SSP, PSP, भारतीय जनसंघ, स्वतंत्र पार्टी एंड भारतीय क्रांति दल जैसी पार्टीज थी। मतलब काफी बड़ी बड़ी पार्टीज अब एक साथ आ चुकी हैं कांग्रेस आर के अगेंस्ट, इसीलिए बोला गया ग्रैंड अलायंस। बट अल्टीमेटली क्या होता है, ये ग्रैंड अलायंस बन गया था ग्रैंड फेलियर। कैसे बना उसकी कहानी देखते हैं अब। तो यहाँ पे क्या देखा जा रहा था कि कांग्रेस आर को किस पार्टी का सपोर्ट था, CPI पार्टी का सपोर्ट था। ठीक है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। बट मेन चीज पे यहाँ आओ कि जो नई कांग्रेस है ना, इसके पास कुछ ऐसा था जो कि बड़े बड़े ओपोनेंट्स जो हैं इसके, उनके पास भी नहीं था। क्या था? जो नई कांग्रेस है, कांग्रेस आर जो है, इट हैड अ इशू कि ये इशू है, इस पे हमें काम करना है, एजेंडा कि इस इशू पे कैसे काम करना है, क्या प्लान है, एंड अ पॉजिटिव स्लोगन। एक अच्छा पॉजिटिव स्लोगन था जो कि लोगों को, वोटर्स को अट्रैक्ट कर सकता था। बल्कि ग्रैंड अलायंस के पास ऐसा कोई प्रोग्राम ही नहीं था, कोई इशू, कोई एजेंडा, कुछ ऐसा है ही नहीं। और ये बोला गया कि ग्रैंड अलायंस के पास सिर्फ एक ही स्लोगन है, दैट इज इंदिरा हटाओ, इंदिरा गांधी को हटाओ, रिमूव करो। ठीक है, रिमूव इंदिरा। और इसी के ऑपोजिशन में, इसी के जवाब में कांग्रेस आर ने क्या स्लोगन बनाया, गरीबी हटाओ, रिमूव पॉवर्टी। की भाई कि हमें इंदिरा गांधी को हटाना चाहते हैं, हम गरीबी हटाएंगे। ठीक है, इंदिरा गांधी ने फोकस करा कि पब्लिक सेक्टर को थोड़ा सा वहाँ पे इम्प्रूवमेंट लाई जाए, सीलिंग ऑन रूरल लैंड होल्डिंग्स एंड अर्बन प्रॉपर्टी, रिमूवल ऑफ डिस्पैरिटीज इन इनकम एंड अपॉर्चुनिटीज, एग्जैक्टली जो इनइक्वालिटीज हैं, डिस्पैरिटीज हैं, उनको ख़त्म करा जाए, एबॉलिशन ऑफ प्रीवी पर्स, जैसा मैंने पहले समझाया। ठीक है, तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें करके आप देखो, ये चीज़ों से, इन पॉलिसी से किसको फ़ायदा मिल रहा है? डिसएडवांटेज लोग, आदिवासी, दलित्स, जो माइनॉरिटीज़ हैं, विमेन है, और जो अनएम्प्लॉयड लोग हैं, है ना। तो मतलब
इंदिरा गांधी क्या फोकस कर रही थी कि ये जो सेक्शन ऑफ पीपल है ना, डिसएडवांटेज एंड माइनॉरिटीज, मुझे इनका सपोर्ट चाहिए, इनके वोट्स चाहिए, ठीक है। यहाँ पे ये इनका मेन एम था। आउटकम क्या हुआ, कौन जीता कौन हारा अगेन। सो फाइनली कांग्रेस आर और जो सीपीआई, ये जो अलायंस था, इट वन मोर वोट्स एंड सीट्स देन द कांग्रेस हैड एवर वन इन द फर्स्ट 4 जनरल इलेक्शंस। पहले के 4 जनरल इलेक्शन से भी ज़्यादा सीट्स और वोट्स हासिल करे कांग्रेस आर और सीपीआई के अलायंस ने। कंबाइंड जो ये दो पार्टीज हैं, इन्होंने 375 सीट्स जीती और 48.4% वोट्स हासिल करे। सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस आर की बात करें तो 352 सीट्स इन्होंने जीती और 44.4 वोट्स जीते, ठीक है, जो कि काफ़ी बड़ी बात है। उसके बाद कांग्रेस ओ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, ये जो है जिसे बोला जा रहा था ओल्ड कांग्रेस, इसको सिर्फ और सिर्फ 16 सीट्स मिली और 1/4 से भी कम जो कांग्रेस ने वोट्स हासिल करे ना, उसके 1/4 1/4 हिस्से से भी कम वोट्स कांग्रेस ओ को मिले। सो यहाँ पे ये दिख गया कि भाई जो कांग्रेस आर है, जो इंदिरा गांधी वाली कांग्रेस है, इट वॉज द रियल कांग्रेस, और ग्रैंड अलायंस को भी 40 से भी कम सीट्स मिली, ठीक है। सो यहाँ हम देख सकते हैं कि भाई रियल कांग्रेस कांग्रेस आर है, और किस तरह से जो प्रोजेक्ट करा जा रहा था कि कांग्रेस ओ जीतेगी, अब कांग्रेस आर अल्टीमेटली यहाँ पे इमर्ज होके आ रही है एज अ बिग पार्टी और मेजॉरिटी पार्टी। समझ में आया पूरी स्टोरी 1971 की। अब 1971 से एक बहुत इंपॉर्टेंट इंसिडेंट याद आता है हमें, बांग्लादेश वॉर, है ना। ये जो बांग्लादेश वॉर हुआ, जिस तरह से इंडिया ने पाकिस्तान को डिफीट करा, इट एडेड टू इंदिरा गांधीज पॉपुलैरिटी। मोरओवर 1972 में जो स्टेट इलेक्शंस हुए थे ना, उसमें भी कांग्रेस का काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस था। और सिर्फ जो इंदिरा गांधी की सपोर्टर्स थी वो ही नहीं, बट कांग्रेस के जो ओपोनेंट्स थे ना, ऑपोजिशन पार्टीज के लीडर्स भी यहाँ पे इंदिरा गांधी को काफ़ी ज़्यादा प्रेज कर रहे थे। एंड शी वॉज सीन एज प्रोटेक्टर ऑफ द पुअर, बिकॉज ऑब्वियसली लोगों का इन्हें सपोर्ट चाहिए था, पुअर का वोट इनको चाहिए था, एंड एज अ स्ट्रॉन्ग नेशनलिस्ट लीडर्स। तो काफ़ी पॉपुलर लीडर की तरह यहाँ पे इंदिरा गांधी इमर्ज हुई, ठीक है। समझ में आया पूरा। अब यहाँ पे हमारा क्वेश्चन आता है, बिकॉज हमारा जो चैप्टर उसका नाम क्या है, कांग्रेस एंड द रीस्टोरेशन ऑफ द कांग्रेस सिस्टम। बट क्या कांग्रेस सिस्टम का एक्चुअली में रीस्टोरेशन हुआ? क्या कांग्रेस वापस से रीस्टोर हो पाई? सो वॉज द कांग्रेस सिस्टम रीस्टोर्ड? नो, इट वॉजंट रीस्टोर्ड। इंदिरा गांधी ने जो कांग्रेस सिस्टम हम बोल सकते हैं जो वापस से रीस्टोर करा है, इट वॉज नॉट रीस्टोर्ड। जो पुरानी कांग्रेस है वो वापस से नहीं आ गई है, बट शी हैज रीइन्वेंटेड कांग्रेस, एक नई कांग्रेस बन गई है। ऐसा हम क्यों बोल रहे हैं? बिकॉज नाउ कांग्रेस वॉज अ डिफरेंट काइंड ऑफ पार्टी, ठीक है। डिफरेंट काइंड ऑफ पार्टी क्यों है? पहली चीज, इट रिलाइड ऑन पॉपुलैरिटी ऑफ द सुप्रीम लीडर। सिर्फ और सिर्फ इंदिरा गांधी की ही पॉपुलैरिटी के बेसिस पे लोग वोट कर रहे थे, ठीक है, पार्टी जीती। सो किसकी पॉपुलैरिटी पे रिलाई कर रही है? इंदिरा गांधी की पॉपुलैरिटी पे। नाउ इट हैज़ अ वीक ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। कांग्रेस में अब कोई फैक्शंस नहीं थे। आपने देखा होगा, हमने जो पहला वाला चैप्टर था ना, नॉट पहला वाला, जो सेकंड वाला चैप्टर था, एरा ऑफ वन पार्टी डोमिनेंस, कि दिस वॉज अ रेनबो लाइक कोलिशंस। काफ़ी सारे फैक्शंस, काफ़ी सारे व्यूज़ कांग्रेस एकोमोडेट कर पाती थी। बट अब ये जो नई कांग्रेस है, कांग्रेस आर, इट कुड नॉट एकोमोडेट ऑल ओपिनियंस। सारे ओपिनियंस को ये एकोमोडेट नहीं कर पाती थी। ये कुछ सर्टेन सोशल ग्रुप्स हैं, ऐसी सर्टेन ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन है जिसकी वोट्स पर पूरी कांग्रेस अब डिपेंडेंट हो गई थी, जैसे कि जो गरीब लोग हैं, विमेन, दलित्स, आदिवासीज एंड माइनॉरिटी, सिर्फ और सिर्फ इन पर ही डिपेंडेंट थी, ठीक है। अगर ये इनका वोट हासिल नहीं करे तो शायद कांग्रेस आज जीत भी नहीं पाती, राइट। मोरओवर इंदिरा गांधी होल्ड अ पोजिशन ऑफ अनप्रेसिडेंटेड अथॉरिटी। काफ़ी ज़्यादा अथॉरिटी थी यहाँ पे इंदिरा गांधी की, ठीक है। जो वो कहती थी वही होता था गवर्नमेंट में, वही होता था पार्टी में। मोरओवर डेमोक्रेटिक एस्पिरेशंस ऑफ पीपल काफ़ी ज़्यादा कम हो गए थे। ऐसा क्यों? बिकॉज जैसा ओल्ड कांग्रेस में देखा गया, कितने सारे फैक्शंस थे, कितने सारे
व्यूज़ और ओपिनियंस थे, है ना। मतलब अगर कोई एक ग्रुप डोमिनेट भी कर रहा है तो कहीं ना कहीं दूसरा ग्रुप आकर अपने व्यूज़ वहाँ पे रखेगा, अपने व्यूज़ के लिए वहाँ पे लड़ेगा। बट अब ऐसा नहीं था, जो इंदिरा गांधी ने बोला वही होगा। तो वहाँ पे काफ़ी बड़ी अथॉरिटी, इसी वजह से डेमोक्रेटिक एस्पिरेशन भी कहीं ना कहीं डिग्रेडेड होती हुई हमें दिख रही है ये नई कांग्रेस के रूल में, ठीक है। जैसा हमने देखा, ऑब्वियसली इट कुड नॉट एब्जॉर्ब ऑल टेंशंस एंड कॉन्फ्लिक्ट्स जैसा पहले कांग्रेस करती थी, है ना। तो अल्टीमेटली हम क्या देख सकते हैं कि कांग्रेस ने, इंदिरा गांधी ने कांग्रेस सिस्टम को रीस्टोर तो करा, बट जो कांग्रेस सिस्टम का नेचर था ना उसे ही चेंज कर दिया बाय चैलेंजिंग द कांग्रेस सिस्टम, बाय चेंजिंग द नेचर ऑफ कांग्रेस सिस्टम इटसेल्फ, इट इज चेंजिंग, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या देख सकते हैं कि भाई जो पुरानी कांग्रेस है अब वो यहाँ नहीं है, एक नई कांग्रेस को रीइन्वेंट करा गया है। समझ में आई पूरी स्टोरी। सो दिस वाज द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर एंड आई होप कि पूरा चैप्टर ना आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आया है। एक एक टॉपिक मैंने इस तरह से पॉइंट्स में समझाया है, एनसीईआरटी के साथ समझाया है, ठीक है। अब ये वीडियो तो आपने देख लिया एंड आई होप कि मेरे साथ साथ आपने नोट्स बनाए हैं, एनसीईआरटी में पॉइंट्स मार्क करे हैं। अब आपको क्या करना है, गूगल पे जाके इस चैप्टर की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सर्च करना है एंड ट्राई टू सॉल्व दोज क्वेश्चंस। देखो कि क्या क्या पॉइंट्स वहाँ पे ऐड ऑन होंगे, कौन सी टॉपिक से वो क्वेश्चन है, और इसी टॉपिक के पास वो क्वेश्चन भी लिख लो ताकि एग्जाम टाइम में ना रिविजन में आपकी काफ़ी ज़्यादा हेल्प होगी। आपको एक आइडिया हो जाएगा कि भाई सीबीएसई किस तरह से क्वेश्चंस पूछता है, ठीक है, और कौन सा टॉपिक सबसे ज़्यादा रिपीटेडली पूछा जाता है, ठीक है। सो आई होप ये काम आप ज़रूर करेंगे वीडियो के बाद एंड आई होप दैट ये वीडियो आपको पसंद आई हो, यू लाइक दिस वीडियो एंड इफ़ यू डिड देन प्लीज़ हिट द लाइक बटन, subscribe to the channel and make sure that you press the bell icon so that you can receive the updates of all my upcoming videos. So thanks for watching. See you in the next video. Till then, take care and bye bye.